हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 1857 से लेके 1947 तक। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, काफी क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी का ही मैं एग्जांपल लूं तो 10 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, 10 से 20 क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, कभी कभी बहुत 15-20 भी आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने 10 से 20 क्वेश्चन बोले। कुछ कुछ 20 इसलिए बोले क्योंकि पॉलिटी से लिंक्ड भी होते हैं, वो हम देखेंगे। तो पॉइंट ये है कि इस लेक्चर में हम क्रैश कोर्स टाइप का कवर करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप का। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें आप साथ साथ। और हम जो बिगिन करने वाले हैं वो 1857 के रिवॉल्ट से शुरू करने वाले हैं। हाँ जी सर, 1857 का रिवॉल्ट। तो तो ये रिवॉल्ट क्यों हुआ? सबसे पहला तो यही रीजन है। देखिए, ये रिवॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये कॉलोनियल जो पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट था। कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट, कॉलोनियल रूल जो चल रहा था। जो आप देखें तो वो शुरू हो गया तो 1757 से बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे काफी सारे युद्ध होते गए और अंग्रेजों का शासन इंडिया में चलता गया। अब इसके कुछ कॉजेस देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें मेरे हिसाब से यही है कि समझा जाए कि ये 1857 की लड़ाई क्यों हुई। काफी लोग तो इसमें कुछ अलग अलग सा रीजन बोलते रहते हैं कि मंगल पांडे ने स्टार्ट कराई या उनकी वजह से शुरू हुआ। हाँ ठीक है, वो पहला एक कॉज था, लेकिन वो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मंगल पांडे को हैंग करने की वजह से युद्ध हुआ। वो कोई रीजन नहीं है, वो बिल्कुल भी एग्जाम में लिख के बताना। एक इकोनॉमिक रीजन से हम शुरू करेंगे इसको। इकोनॉमिक मतलब कि मतलब पैसे वैसे की कमी पड़ गई, वो सब चीजें। तो देखिए, एक तो हैवी टैक्सेशन पॉलिसी थी। रेवेन्यू रेवेन्यू सेटलमेंट में बहुत ज्यादा जो था, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे अंग्रेज जो थे किसानों से। तो सबसे ज्यादा टैक्स लेने में, जैसे आपको पता होगा, परमानेंट सेटलमेंट है, राइट। रैयतवारी था, सुना होगा। रैयतवारी के बारे में नहीं सुना तो हम आगे कवर करेंगे ही। फिर महलवारी था। देखिए, चारों के चारों थे, लेकिन चारों के चारों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। फिर रैयतवारी सेटलमेंट जो बॉम्बे और मद्रास में था। महलवारी जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में था। सबके सब में किसानों को बहुत ज्यादा लूटा जा रहा था, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा था। तो हैवी टैक्सेशन था, एक ये रीजन है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से ये था कि जो ब्रिटिश है और ये इंडिया है, ब्रिटिश से जो प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है वो जो है वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन इंडिया से जो प्रोडक्ट ब्रिटेन में जाएगा वो महंगा पड़ेगा, कॉस्टलियर। ये सस्ता। ऐसे रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाए जा रहे थे और फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन से इंडिया आ रहे थे, तो इंडिया का सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा था। तो ये एक रीजन था। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तीसरा रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन के अंदर तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो थी सबकी सब डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि राजा का रूल चला गया था। उसके बाद आप देखो तो ब्रिटेन प्रोडक्ट आ रहे थे, तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही थी। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोला जाता है। फिर है एब्सेंस ऑफ concomitant industrialization on modern lines that hit peasants, artisans and small zamindars। तो इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं तो 18वीं सदी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आईआर जिसे बोला जाता है। फिर 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग अलग कंट्रीज में आ गया, जैसे यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, विभिन्न कंट्रीज में आ गया। लेकिन इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई नाम निशान ही नहीं था, बल्कि उल्टा और हो रहा था। इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी। तो ये इकोनॉमिक रीजन हमने पढ़े। अब हम आ जाते हैं सीधे पॉलिटिकल रीजन पे। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो आप वीडियो को 0.75 या 0.5 की स्पीड से भी चला सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से कवर करूंगा, जिससे आपके एग्जाम्स के पहले आपकी वीडियो देखें और आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पॉलिटिकल पॉलिसी थी कि ग्रीडी पॉलिसी थी कि भाई एक्सपेंड पे एक्सपेंड करे जा रहे हो आप। सबसे पहले आपने बंगाल कैप्चर करा, उसके बाद आप बढ़ते गए बंगाल, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी आ गया आपके हाथ में। उसके बाद आप देखो तो मराठा से आप लड़ रहे हो। मराठा से 3 युद्ध लड़े। मैसूर से लड़ रहे हो, मैसूर से 4 लड़ाइयां लड़ी, मैसूर पे कब्जा कर लिया। अवध को भी अपना बना लिया। अवध को तो 1856 में डलहौजी ने पता नहीं क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जब अवध नहीं कब्जे में आया, बोल दिया गया कि ये तो मिस गवर्नेंस है, मतलब गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रही, इसलिए उनको हटा दिया। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं चल पाई तो अवध को वैसे ही ले लिया। तो देखिए, ये वाली पॉलिसी बिल्कुल ग्रीडी पॉलिसी थी कि उनका साफ से दिख रहा था कि उनका पर्पस है पूरे इंडिया पे कब्जा करना। पंजाब को भी कैप्चर करा, दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया 1813 के अराउंड, है ना। एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट शायद 1813 नहीं है, 1803 है। एक बार ये आप चेक कर लेना, जब मराठा से लड़ाई हुई थी। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, लेकिन ये 19वीं सदी का पहले पहले कुछ डिकेड्स में ही दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया था, मराठाओं को भी हरा के।
फिर हम देखें तो एब्सेंटी सॉवरेनिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल, इसका मतलब है सेकंड पॉइंट कि आपने कब्जा तो कर लिया लेकिन आप बोल रहे हो कि हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोग इंडिया में मरे जा रहे हैं, फेमाइन आ रहे हैं, भर भर के लोग मरे जा रहे हैं। फिर ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक, आप इंडिया के रिलीजियस अफेयर्स में बोल रहे हो, वो कर रहे हो भाई, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। देखिए ब्रिटिश ने सती हटाई, फिर उसके बाद बोला कि उसके बाद ऐसे एक्ट्स लाए थे कि अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो तब भी अपने पापा की प्रॉपर्टी ले सकता है। मतलब अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है जैसे हिंदू से क्रिश्चियन में बना, तब भी वो अपने पिताजी, फादर, पापा की प्रॉपर्टी ले सकता है। ये ब्रिटेन एक एक्ट लाए, तो इससे क्या हो रहा था कि कन्वर्जन बढ़ गए, कन्वर्जन बढ़ गई। उसके बाद आपने मिशनरी का तो सुना ही है, मिशनरी वगैरह इतने आए। उसके बाद आप हिंदुओं के रिलीजन में इतना इंटरफेयर कर रहे हो, और वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स लोग थे ना, तो उनको बहुत बुरा लगा। अब देखते हैं मिलिट्री कॉजेस, ठीक है, हमने पॉलिटिकल देखे, इकोनॉमिक देखे, मिलिट्री कॉजेस पे सीधे के सीधे आ जा रहे हैं। मिलिट्री कॉजेस में हम देखें तो सिपाही के अंदर बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंट था। एक तो देखिए आप उनको सैलरी नहीं देते थे। मिलिट्री के अंदर भी इकोनॉमिक रीजन आ रहे हैं कि आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हो। अब ऐसा हो रहा है जैसे पंजाब का सोल्जर बंगाल में सर्व कर रहा है, तो उसे आप एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे। उसके बाद आप बंगाल के सोल्जर को अफगान की लड़ाई में ले जा रहे हो, मैं बर्मा की लड़ाई में ले जा रहे हो, लेकिन आप एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे। पहले क्या होता था, भत्ता मिलता था, लेकिन आपको सिंस इंडिया यूनिफाइड हो गया तो भत्ता वगैरह मिलना बंद हो गया। उसके बाद सोल्जर्स जो रिलीजियस थे उन्हें ये समुद्र के पार ले जाते थे। समुद्र के पार जाने में क्या होता है, हिंदू रिलीजन जो कट्टर हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाता है रिलीजन से, आपको कास्ट से आउटकास्ट कर दिया जाता है अगर आपने समुद्र पार करा। लेकिन ब्रिटिशर्स तो समुद्र ऐसे ही पार करा रहे थे, दूसरे दूसरे देशों में लड़ाई करा रहे थे, तो इससे रिलीजियस रीजन से भी हुआ। उसके बाद आपने तो पढ़ी होंगी राइफल, ऐसी अफवाह फैलाई गई, पता नहीं सच था या नहीं था, कितना सच है कि सुअरों से मुसलमानों को दिया गया खोलने के लिए, और जो राइफल थी वो मतलब तभी खुलेगी जब उसको दांत से काटेंगे, और वो गायों से बनाया गया हिंदुओं के लिए। तो गाय सुअर दोनों से कंट्रोवर्सी थी, मुसलमानों को पसंद नहीं था कि पिग्स के मीट से बन रहा है, और हिंदू को पसंद नहीं था कि काउस के मीट से पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा ना काउस और पिग्स में क्या इशू है हिंदू मुस्लिम को, ठीक है, वही चीज है। और फिर रिवॉल्ट हो रहे थे, भर भर के रिवॉल्ट हो रहे थे पूरे के पूरे इंडिया में। इससे पहले ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है अभी 2019 में कि भाई 1857 से पहले और कौन कौन से रिवॉल्ट हुए, तो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ, सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद उड़ीसा का रिवॉल्ट हुआ था, खुर्दा रिवॉल्ट सुना हो शायद। ऐसे ही बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे थे, ठीक है, अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हो जा रहे थे, सन्यासी रिवॉल्ट, खुर्दा रिवॉल्ट। तो परेशान थे मतलब सोल्जर्स। वो एक तो उनकी सैलरी कम कर दी। उसके बाद पीजेंट्स, देखिए आप इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मिलिट्री सोल्जर्स, मिलिट्री सोल्जर्स वर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म क्या हुआ था, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं जो चीज समझ में नहीं आती काफी लोगों को, कि देखिए जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी और आर्टिसंस वगैरह थे, जब उनकी नौकरियां चले गई तो उन्होंने सोचा कि हम सोल्जर्स ही बन जाते हैं, तो वो सोल्जर बन गए, तो इसलिए बोला जाता है पीजेंट्स थे इन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं हम सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड लीडर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में थे जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान, बख्त, ठीक है, जनरल बख्त खान थे दिल्ली में। और अब मैं आपसे पूछूं, देखिए जो ये रिवॉल्ट था ये नॉर्थ इंडिया में ही थोड़ा सा मौजूद था, नॉर्थ इंडिया में, ज्यादा और जगह पे आपको दिखेगा नहीं। नॉर्थ इंडिया में भी आप देखोगे यूपी दिल्ली इसके अराउंड ही था ज्यादा, ऐसे 1857 का रिवॉल्ट और जगह पे ज्यादा था भी नहीं, ठीक है। कानपुर में कौन थे, नाना साहेब, सुने होंगे आपने नाना साहेब, नाना साहेब बड़े पॉपुलर है। असली नाम क्या है इनका। लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में थे एक तो बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कद्र। लखनऊ में कौन थे, बिरजिस कादिर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके बेटे बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल लोगों को याद रह जाता है, बिरजिस कादिर याद नहीं रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये थे काफी, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, काफी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में किस रीजन में कौन कौन था। बरेली में कौन थे, बरेली में थे खान बहादुर, खान बहादुर, ठीक है। बिहार में कौन थे, बिहार में थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद में कौन थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद झांसी में तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत है क्या, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना। तो दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में कौन है, नाना साहेब, उसके बाद झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर,
और कौन से रीजन हो गए, फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में याद रखना कि मौलवी अहमदुल्ला है। बिहार में कौन है, कुंवर सिंह है। बरेली में शायद आपको याद, ये मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में याद नहीं रह पाता, खान बहादुर है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश के कौन कौन से लोग थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ही नाम ले दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि दिल्ली में किसने संभाला, लेफ्टिनेंट विलो बॉय ने, और जॉन निकोलसन ने, और लेफ्टिनेंट हडसन ने। कानपुर में किसने, सर ह्यूग व्हीलर और सर कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउटरन, सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी में, ये इंपॉर्टेंट है, सर ह्यूग रोज, इसको याद रख लेना है ना। मैंने इतने सारे अंग्रेजों के नाम लिए, सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सर ह्यूग रोज। रांची, क्योंकि रानी झांसी काफी इंपॉर्टेंट है ना। और बनारस में थे कोलोनल जेम्स नील। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या है भाई, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और वेस्ट पंजाब में तो कुछ नाम और निशान ही नहीं था रिवॉल्ट का। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और वेस्ट पंजाब, इनमें तो कोई नाम और निशान ही नहीं था रिवॉल्ट का। मेरठ में शुरू हुआ, मेरठ से वो दिल्ली गए, फिर थोड़ा थोड़ा फैला, और कुछ हुआ भी नहीं इसमें। ठीक है, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या है, कॉजेज ऑफ फेलियर, एक तो लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस, सब लोगों ने साथ दिया ही नहीं। सिंधिया ने साथ नहीं दिया, सिंधिया ऑफ ग्वालियर ने साथ नहीं दिया, होलकर ऑफ इंदौर ने साथ नहीं दिया, हैदराबाद निजाम ने साथ नहीं दिया, राजा ऑफ जोधपुर ने साथ नहीं दिया, और काफी राजपूत रूलर्स थे उन्होंने साथ नहीं दिया, नवाब भोपाल ने साथ नहीं दिया, और रूलर ऑफ पटियाला, नभा, जिंद, कश्मीर, रानास ऑफ नेपाल, बिग जमींदार, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे इंडियंस ने भी साथ नहीं दिया। वो पढ़े लिखे इंडियंस तो कंफ्यूज थे कि भाई हम साथ दें या ना दें, तो उन्होंने ना साथ दिया ना कुछ दिया, तो इसमें यही कह दोगे कि उन्होंने भी साथ नहीं दिया। देखिए, पढ़े लिखे इंडियंस का ये डर था कि कहीं ये अगर राजा वगैरह जीत गए तो एक पुराना समय वापस ले आएंगे, और पुराने समय में तो भारत बहुत पीछे था उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज थे जो ये एनलाइटेंड इंडियंस थे ना, एनलाइटेंड इंडियंस इस टाइम में जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो कंफ्यूज थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। फिर क्रूशल सपोर्ट ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन पब्लिक टू ब्रिटिश अथॉरिटीज, ये भी एक रीजन है फॉर फेलियर का कि इंडियंस ने ही सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स का, कि भाई इंडियंस ही यहाँ पे छुपे हैं या वहां पे छुपे हैं। और काफी राजाओं ने तो अपने जगह पे वो भी नहीं दी, रुकने को भी अलाउ नहीं करा। रानी झांसी को भी जैसे काफी आपने देखा होगा ना, सपोर्ट नहीं करा। आपने मूवी अगर देखी हो रानी लक्ष्मी, वो वाली कंगना रनौत वाली मूवी। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज्यादा थे, इंडिया के पास क्या रिसोर्सेज, इंडिया वाले तो तलवार से लड़ रहे थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप, आप देखो सेंट्रल लीडरशिप कुछ स्ट्रॉन्ग थी नहीं, ये सब अपने अपने विभिन्न राज्यों में, जैसे झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही हैं, दिल्ली वाले दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, है ना। और तो इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इंडिया लेवल पे। इंडिया लेवल पे जैसे महात्मा गांधी का एक कोऑर्डिनेशन आया था ना, लीडरशिप आई थी, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कोई लीडरशिप ही नहीं थी, सब अपने लिए लड़ रहे थे। और दिल्ली के राजा, मुगल राजा जो आखिरी राजा थे बहादुर शाह जफर, बहुत ही बूढ़े हो गए थे, डर रहे थे, उनकी कुछ बस की नहीं थी, है ना, साफ सी बात है। और उसका लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ये भी नहीं, पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे। अगर युद्ध जीत जाते थे, अंग्रेजों को हरा देते थे, तो कुछ वो कर ही नहीं पाते थे, उसके बाद रुक जाते थे, तो ये भी उनको क्लियर नहीं था। फिर नेचर अगर हम देखें, देखिए नेचर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको काफी लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इट सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म एंड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल। और काफी लोग कहते हैं नहीं, ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। और तो यही डिफरेंट रूल है कि क्या ये मिलिट्री रिवॉल्ट है, क्या ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस है या नहीं है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो कह तो सकते हैं वैसे कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वही थी। क्यों थी ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए थी क्योंकि ये फॉरेन रूल को बाहर निकालना चाहते थे, फॉरेन रूल को बाहर निकाल जाता चाहते थे। और इसके बाद ही 1857 के युद्ध को याद करके लोगों ने एक प्रेरणा ली, एक मोटिवेशन आया, और उन्होंने सोचा कि हम निकाल सकते हैं। और आप देखो इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो 1857 की लड़ाई के बाद काफी ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप कह भी सकते हो, और अगर क्वेश्चन आता है नहीं कैसे नहीं है, तो उसका भी आंसर दे सकते हो, तो दोनों तरफ से बोल सकते हो आप इसको। इसका इफेक्ट क्या हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, क्राउन जो है उसने टुक ओवर कर लिया, कंपनी का रूल खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका रूल खत्म 1857 में, क्राउन ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। कंपनी रूल अबॉलिश, क्वीन ने प्रोक्लेमेशन ले लिया, ऑल्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन ने प्रोक्लेमेशन करा, और आर्मी रीऑर्गेनाइज करी, रेशियल हेट्रेड बढ़ गई, और फिर ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई इसके बाद। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो फ्रेंड्स ये था 1857 का युद्ध। अगले में हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। थैंक यू।